28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल और 140 करोड़ आबादी वाला राष्ट्र भारत, जिसकी 65% युवा शक्ति अनगिनत सपने अपनी आंखों में संजोए, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर वतन के लिए कुछ कर गुजरने और हीरो बनने के सपने देखते हैं। बहू जी माँ जी, अरे तुम लोग को पता है आज मेरे पोते का रिजल्ट आने वाला है। दादी, बेटा बंठन के कहाँ चल दिए बर्फदार? आज तुम्हारा रिजल्ट है। पापा, मैंने आपकी जिद के कारण एग्जाम दिए, पर मुझे ऋतिक, शाहरुख और सलमान की तरह एक्टर बनना है और आज मेरा ऑडिशन है। दादी देखना, हमारे घर के बाहर भी लाइनें लगेंगी ऑटोग्राफ के लिए। मम्मी, मैं आपको भी ऑटोग्राफ दूंगा। हस्ता ला विस्ता दादी। बाय मम्मी। अच्छा भाई, चलता हूँ। अरे तूने तैयार तो है ना पूरा? सारे डायलॉग बोलने भाई तेरे को, और तेरे को इस मूवी में हीरो बनना है और उसके बाद तुझे पूरी जगह पे छा जाना भाई। अरे हाँ भाई, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। खैर, पूजा इस फिल्म की हीरोइन है, मुझे हीरो तो बनना ही पड़ेगा। अरे तू टेंशन नहीं ले, आज तेरा भाई सिस्टम फाड़ देगा। सिस्टम। चल, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। उसकी तैयारी पूरी है ना? अरे पूरी तैयारी, अपनी सर? मूवी की लगभग तैयारी कंप्लीट। यस, बिल्कुल रेडी है ना? बिल्कुल एकदम रेडी। बम फोड़ देंगे। मैं कमिंग मैम। यस। मैम, मुझे पूजा ने भेजा है। राहुल। जी मैम। ओके। जी मैम। थिएटर किया है कभी? नहीं मैम। स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने? जी सर, मैं याद करके आया। ठीक है, डायलॉग सुनाइए कोई। जी सर। स्क्रिप्ट रखकर बोलना है, पकड़ कर नहीं। सॉरी मैम। स्क्रिप्ट पकड़ के डालो। सॉरी मैम। बोलो। जी मैम। वो 4 लोगों ने मुझको देख लिया तो ये बावरे की तरह भू भू क्या कर रहे हो? पहली बार ऑडिशन देने आए हो? पूजा ने क्या देखा था तुम्हें जो यहाँ भेज दिया हीरो बनने के लिए? यार तुम अपने काम के प्रति बिल्कुल सिंसियर नहीं हो। अगली बार ठीक से तैयारी करके। यू लूजर। अपने साथ साथ हमारा टाइम भी खराब किया है। गेट आउट लूजर। आउट आउट। आ गया तो तेरा रिजल्ट। नहीं देखना मुझे। राहुल, खाना खा ले बेटा। नहीं खाना माँ। अरे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। एक बार कहा ना मैंने। क्या हुआ बेटा? पापा, पापा मैं लूजर हूं। मैं हीरो बनने गया था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक लूजर हूं। बेटा, तुम्हारी नजर में सलमान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन हीरो हो सकते हैं, लेकिन पता है देश के हीरो कौन है? तो सुनो, ये कहानी है देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेहरू जी के देहांत के बाद
9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की बागडोर को अपने हाथों में लिया। शास्त्री जी को बस एक ही साल हुआ था। भारत की परिस्थितियां इतनी विकट थी कि आजादी के चंद सालों में ही हम 2 युद्ध लड़ चुके थे और हमारी जमीन का बड़ा हिस्सा गंवा चुके थे, यानी 1/3 कश्मीर और अक्साई चीन का हिस्सा। हमारा मनोबल धाराशायी हो चुका था। देश की आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी। 2 वक्त की रोटी भी देशवासियों को बमुश्किल नसीब हो रही थी। भारत की इन परिस्थितियों को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अच्छी तरह भांप चुका था। सर, देश की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया है और हमारे पास जनता को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। पाकिस्तान ने जंग का ऐलान कर दिया है और हमारे पास जनता को खिलाने के लिए अनाज नहीं बचा। अमेरिका से गेहूं आने वाला था। सर, क्या? बोलो बोलो, क्या हुआ? सर, वो अमेरिका ने हमें नीचा दिखाने के लिए PL 480 लाल गेहूं भेज दिया है। PL 480 लाल गेहूं? वो तो सुअरों को खिलाने का चारा है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया जाए और मेरे लिए राष्ट्र के नाम संबोधन की तैयारी की जाए। पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ऐलान से अमेरिका बुरी तरह तिलमिला उठा और लाल गेहूं के निर्यात को भी बंद करने की धमकी दे डाली। इस धमकी का ही नतीजा था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का वो क्रांतिकारी कदम, जब सैनिकों और किसानों के लिए हम सभी ने एक वक्त का खाना खुशी खुशी त्याग दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे आप सबकी जरूरत है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि हम सब हफ्ते में एक बार खाना त्याग कर बॉर्डर पे लड़ रही हमारी अपनी सेना की हिम्मत बढ़ाएं। आज हम सबका एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। शास्त्री जी के इस नारे ने न सिर्फ जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि समूचे भारतवर्ष को एक धागे में पिरोने का भगीरथ काम भी किया। किसानों ने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारतीय सेना के शूरवीर भी कहां पीछे थे, जिन्होंने पंजाब बॉर्डर पार किया और लाहौर पर अपना कब्जा जमाया। आप कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए। ये हैं हमारे देश के असली हीरो। उन्होंने हमें आज इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया है कि हमने गेहूं और चावल का निर्यात बंद कर दिया तो IMF और अमेरिका थर्रा गए हैं। अब हमारे और हीरोज 1991 के हीरोज। बात है 1991 के वित्तीय संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की। आजादी के 44 साल बाद भी हम एक के बाद एक कई विपदाओं से जूझ रहे थे। 4 युद्ध लड़ने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी थी और $72 बिलियन के कर्ज तले हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा था। मात्र 20 दिन के रिजर्व शेष थे। खाड़ी युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी थी। यहां तक कि भारतीय रुपए की 20% तक कीमत गिर चुकी थी। देश नए कर्जदारों की तलाश में था। राजी, हमें IMF ने लोन देने से इनकार कर दिया है और कई शर्तें रखी हैं, उसके बाद हमें लोन देंगे। वो तो बड़ी चिंता की बात है। मनमोहन सिंह जी, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। हमारा सोना उनके पास काफ़ी सारा गिरवी रखा हुआ है। अब और लोन चाहिए तो हमें देश का पूरा सोना गिरवी रखना पड़ेगा। ये तो ठीक है,
और ये भी हमें देखना होगा कि देश के नागरिकों की भावनाएं आहत न हों, लेकिन हमें ये सब काम सीक्रेटली करना होगा। जी सर, हम सीक्रेटली ही करेंगे, किसी को कोई पता नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, आप फाइनेंस सेक्रेटरी से भी एक नोट ले लीजिए, हम फिर इस पे बात करेंगे और साथ बैठेंगे। जी सर, थैंक यू। देश का 21,000 किलो सोना गिरवी रख दिया गया। सरकार ने इस बात को गुप्त रखने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन मीडिया से कहां कुछ छुप पाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने जैसे ही अपने फ्रंट पेज पर इसका जिक्र किया तो हताश जनता अपनी आंखों में अनगिनत सवाल लिए सरकार से सोने के वापसी की मांग करने लगी। मनमोहन सिंह जी, कुछ भी हो, देश का गोल्ड लाइए वापस। लोगों की भावनाएं हर्ट हो चुकी हैं, ऐसे में देश कैसे चलेगा, आप बताइए। राव साहब, अब तो देश की हालत ऐसे है, अब हम और कर्जा झेल नहीं सकते। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हाँ, एक ही रास्ता है, LPG। LPG की बात करना और उसे असल में लागू करने में जमीन आसमान का फर्क था। यह लड़ाई हमारे अपने विचारों से थी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यही वो कारण थे जिनकी वजह से हम 200 सालों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में रहे। क्या देश फिर उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार था? We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution and a second agricultural revolution. Our economy, polity and society have to be made extraordinarily resilient and alert if we are to take full advantage of the opportunities and to minimize the risks associated with the increasing globalization of economic processes. प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने बेहद कठिन लेकिन महत्वपूर्ण फैसला लिया। इंपोर्ट ड्यूटी 300% से 150% तक घटा दी गई, जबकि फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी को 40% तक कम कर दिया गया। इसी तरह कस्टम ड्यूटी को भी 220% से 150% तक लाया गया। फिर क्या था, देखते ही देखते हम सफलताओं के नित नए आयाम छूने लगे। 34 उद्योगों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को लाया गया। सब्सिडी के बंद होने से सरकारी खजाने में 350 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। नई सॉफ्टवेयर कंपनीज और BPOs की स्थापना भी इसी दौरान हुई। 1991 दिसंबर में दाखिल होते ही वो दिन भी आ ही गया। सर जी, हमने पूरे देश का लोन चुका दिया है। अब हमारे पूरे देश का सोना वापस आ रहा है। क्या बात है। जय हिंद। जय हिंद। यही नहीं बेटा, इन्हीं हीरोज के कारण हम तीसरे सबसे कर्जदार देशों की श्रेणी से निकलकर आज सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों में शामिल हैं। अब मैं सुनाता हूं तुम्हें 1998 के हीरोज की कहानी। सोमवार 11 मई 1998, वो ऐतिहासिक दिन जब हमने नाभिकीय परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया भर में अपना परचम लहराया। भारत पर इस परीक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव चरम पर था, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का निर्णय कर चुके थे। कलाम साहब, आप ही हमारा सपना पूरा कर सकते हैं, इस देश को न्यूक्लियर पावर देकर। ठीक है अटल जी, मैं तैयार हूं। अच्छा, पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा ना हो आपकी सरकार चली जाए। ऐसा है कलाम साहब, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। आप चिंता न करें और तैयारी करें। जय हिंद। सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की मदद से 3 संधियां की
और भारतीय परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का हर संभव जतन किया। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के चलते जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है वो देश न जल में, न जमीन पर और न ही वायु में परमाणु परीक्षण कर सकता है, जबकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के जरिए परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र गैर परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र से इस तकनीक को साझा नहीं कर सकता और यूरेनियम की उपलब्धता रोकने के लिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG नामक ट्रीटी को काम में लाया गया। लेकिन भारत के वैज्ञानिक समुदाय ने डॉक्टर कलाम के कुशल नेतृत्व में इन सभी संधियों का तोड़ निकालते हुए 4 अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए सफल परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. अमेरिका के पैरों तले जमीन खसक चुकी थी और क्रोध में आकर भारत पर एम्बार्गो यानी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी थी, लेकिन भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। बेटा, यही है सही मायने में इंडियन हीरोज। ये है मेरा बेटा, मेरा हीरो, हमारे देश का हीरो। छहत्तर सालों की कठिन तपस्या और दृढ़ संकल्प का परिणाम है आज का ये नया भारत, जिसे बनाने में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और न जाने कितने देशभक्तों का अटूट साहस छुपा है। लेकिन देश की इस नई सुबह को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपका है, हमारा है और हर उस आम नागरिक का है जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से भारत को फिर एक बार विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर है। यानी असली हीरोज आप सभी हैं, हम सभी हैं। वी आर द इंडियन हीरोज। वंदे मातरम।